नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इंसान के जन्म के साथ ही जन्म लेते हैं उसके रिश्ते। माता पिता, भाई बहन, उससे जुड़ा हर रिश्ता उसे सौगात में मिलता है। सिर्फ एक रिश्ता ऐसा होता है जिसे वो खुद चुनता है, और वो रिश्ता होता है उसके जीवन साथी का। दो लोग मिलते हैं, भगवान को साक्षी मानकर पवित्र अग्नि के इर्द गिर्द फेरे लेकर एक दूसरे को वचन देते हैं कि वो जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनेंगे। इनमें से कुछ रिश्ते इन वादों या वचनों का जीवन भर पालन करते हैं और कुछ ऐसा नहीं कर पाते और एक दूसरे का साथ और हाथ छोड़कर अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने अपने जीवन साथी को उसी आग में झोंक दिया हो जिसके इर्द गिर्द उसने उसकी रक्षा की कस्में खाई थी? कहाँ पे? वो इस होटल के पीछे, वाटिका होटल पे। हेलो कंट्रोल रूम। ये क्या कर रहा है? आग को बुझाने के बजाय घी डाल रहे हैं उसमें, क्या जला रही है? सर जी, मैं इस होटल का मैनेजर केदार हूँ। वो क्या है ना, मेरे जो सर जी है ना, मालिक है ना, वो नेशनल यूथ के प्रेसिडेंट है और पुराने चुनाव में बहुत सारे पेपर और बैनर पोस्टर रह गए थे ना, तो वही जला रहा था। इधर कोई आग वाग नहीं लगी साहब। मुझे कागज और कपड़े की महक नहीं लगती है। हट तू। साहब मेरी बात सुनो, इसमें सिर्फ बैनर और वो है, कुछ नहीं। अरे हट। देखने दे। अरे सर, तू पानी लेकर जल्दी से। हाँ साहब। ये तो किसी इंसान का पैर लगता है। पकड़ उसे, पकड़ उसे, पकड़। माता रानी कसम साहब, मैंने कुछ नहीं किया। वैष्णो वाली माता कसम साहब, मैंने कुछ नहीं किया। सच में साहब, साहब मेरे को जान दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। किसी औरत की लाश रखी है। होटल का जो भी स्टाफ सबसे पूछताछ करो, देखो किसी ने कुछ देखा हो। सर, ये जो कोई भी है शायद इसी में लपेट कर रखा गया था इसे। सर, वो मैनेजर केदार शर्मा जो लाश जला रहा था, उसके कपड़ों को भी खून लगा हुआ था। सर, इस तिपाल को देख के तो लगता है कि इसको कहीं और मारा गया है और मारने के बाद इस तिपाल में लपेट के यहाँ लेकर आ गया है। सर ये देखिए, गार्डन एरिया से पायल मिली है। शायद औरत की लाश। सर यहाँ पे गार्ड स्टाफ सबसे पूछताछ करी है, लेकिन सर किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। तंदूर में एक लाश ठिकाने लगाई जा रही थी और किसी ने कुछ नहीं देखा। बॉडी का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और इस केदार शर्मा को लॉकअप में लेकर आओ। अब इससे वही बात करेंगे। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं उस औरत को नहीं जानता, मैं उस औरत को सच में नहीं जानता साहब, माता रानी की कसम नहीं जानता। औरत की लाश को तंदूर में डाल के जला रहा था, बिना जाने वो कौन है। ऐसा करने के लिए मुझे मेरे मालिक सुनील वर्मा जी ने बोला था। सुनील वर्मा, वो नेशनल पार्टी के यूथ विंग का प्रेसिडेंट। हाँ साहब, वही। सर, सुनील के घर का लैंडलाइन को उठा नहीं रहा है। किसी को भेजा इसके घर पता करने के लिए, और हाँ, पार्टी के ऑफिस में भी जाकर पता करने को बोलो। सर, इसके अलावा उसके गाड़ी का नंबर भी पता चला है। सफेद कलर की एक छोटी गाड़ी चलाता है। गाड़ी का नंबर है DL2Z2454। दिल्ली के सभी ट्रैफिक बीट्स को वायरलेस पर नंबर भेजकर अलर्ट रहने को बोलो, खासकर शहर से बाहर निकलने वाले हाईवेज पर, क्योंकि अगर इस सुनील वर्मा का इस केस से कुछ भी लेना देना है तो वो शहर छोड़कर भागने की कोशिश जरूर करेगा। सब
हमें सुनील वर्मा से मिलना है, आपकी पार्टी की यूथ विंग के प्रेसिडेंट। जी सुनील जी तो घर के लिए निकल गए। कब निकले? वही कोई 7:45 के आसपास। लेकिन वो तो घर पे नहीं है, उनके घर पे तो ताला लगा हुआ है। कोई आइडिया है वो कहाँ जा सकते हैं? जी नहीं साहब, लेकिन बात क्या है, कोई मैटर हुआ क्या? आपके सुनील जी के रेस्टोरेंट के जलते हुए तंदूर से एक औरत की लाश बरामद हुई है। अगर उनसे आपकी बात होती है तो उनको बोल दीजिएगा कि हमें कांटेक्ट करें जितनी जल्दी हो सके, वरना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं जो आपकी पार्टी की छवि के लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। हेलो संदीप जी, आपके लिए जबरदस्त खबर है। प्रभाकर, सुनील के इस तरह गायब होने के पीछे सिर्फ 2 कारण हो सकते हैं। या तो वो मुजरिम है और फरार हो गया है, या फिर उसे वाकई में कुछ पता नहीं है और किसी काम से बाहर गया हुआ है। लेकिन सर उसके पार्टी ऑफिस में उसके बारे में kiसी को कुछ नहीं पता। तो उसकी फैमिली? माँ बाप है सर, अलग रहते हैं लाजपत नगर में। मैंने एड्रेस निकाल लिया है। चलो फिर मिलते हैं। सर जी नहीं, पिछले 2 दिन से कोई बात नहीं हुई उससे। बहुत बिजी रहता हमारा पुत्र। इतना बड़ा रेस्टोरेंट है और ऊपर से पार्टी के इतने झमेले, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है उसको। पर आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? इट्स ग्रूसम। हमने बॉडी की ऑटोप्सी की है। इनिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार 60% बॉडी जल चुकी थी। शरीर के अंदर के सभी फ्लूइड्स जैसे विसरा वगैरह वेपोराइज होकर खत्म हो चुके थे। स्टोमक में 500 मिलीलीटर लिक्विड मिला है। आई थिंक इट्स अल्कोहल मिक्स्ड। बड़ी ही दरिंदगी से बॉडी को जलाया गया। हम बॉडी का एक्सरे कर सकते हैं, लेकिन क्यों? आई डोंट नो, पर मुझे लग रहा है कि शायद एक्सरे से हमें कुछ मदद मिलेगी। ओके, पर हमारी एक्सरे मशीन इस वक्त काम नहीं कर रही है। जैसे ही शुरू होती है हम एक्सरे निकाल लेंगे। हालांकि मुझे लगता नहीं है इससे हमें कुछ एडिशनल खबर मिलेगी। वो बॉडी नहीं, जले हुए मांसों का ढेर है। मस्त से कि ऐसी घिनौनी वारदात मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी। हैव अ सीट। थैंक यू सर। वैसे अपनी जांच को लेकर हम कहां तक पहुंचे? सर अब तो कोई खास तरक्की नहीं हुई। सुनील वर्मा भी हमारे हाथ नहीं लगा, शायद फरार हो गए। तुम क्या जानते हो सुनील वर्मा नेशनल पार्टी की यूथ विंग का प्रेसिडेंट? जी हाँ सर, जानता हूँ। आप मुझे ये फैक्ट कंसिडर करने को कह रहे हैं? नो नो नो, एब्सोल्युटली। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि ये केस किसी भी कीमत पर सॉल्व होना ही चाहिए। दैट्स ऑल। यस सर। और हो सकता है हम पर पॉलिटिकल प्रेशर भी डाला जाए। उसकी फिक्र तुम मत करो, वो मैं हैंडल कर लूंगा। और एक बात, इस केस के बारे में तुम मुझे डायरेक्टली रिपोर्ट करोगे, करेक्ट? सर विक्टिम की आइडेंटिटी सामने आई? सर फिलहाल सिर्फ इतना पता चला है कि विक्टिम फीमेल है, लेट 20s और मिड 30s के बीच की। इस केस को सॉल्व होने में विक्टिम की आइडेंटिटी का सामने आना बहुत जरूरी है। सर हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द कुछ ना कुछ जरूर पता लगेगा। सर देश की राजधानी में एक औरत को इतनी बेरहमी से तंदूर में जला दिया जाता है, क्या कहना है आपका? सर घटनाओं को पूरी रात बीत चुकी है, अभी तक कातिल का कोई पता नहीं लगा। दिल्ली पुलिस नींद से कब जागेगी? क्या कहना है आपका इस पर? सर पूरे शहर ही नहीं संपूर्ण देश में भय की लहर दौड़ चुकी है। कौन है कातिल? देखिए हमारी जांच फिलहाल जारी है। हमने कुछ संदिग्ध लोगों की पहचान की है, लेकिन उनका नाम पब्लिक नहीं कर सकते। जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही जघन्य और निंदनीय है, लेकिन हम पब्लिक को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अपराधी बहुत जल्दी हमारी गिरफ्त में होगा। इस केस के जो भी डेवलपमेंट्स हैं आपको सूचित कर दिए जाएंगे। नो प्लीज 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 प्लीज। हेलो कंट्रोल रूम, जिस सफेद गाड़ी नंबर DLXX 1872 के लिए अलर्ट जारी किया गया था वो हमें करोल बाग में खड़ी मिली है। हम अभी पहुंच रहे हैं। ओके। सर ये घड़ी मिली है। इन सैंपल्स को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भेजो और इस गाड़ी को भी। सर सुनील वर्मा आपके पड़ोसी हैं, आप जानते हैं उन्हें? जी हाँ, हम जानते हैं।
वो यहाँ अकेले रहते थे? नहीं जी, उनकी बीवी भी साथ में रहती है, रैना नाम है उनका। दोनों के बीच रिश्ते कैसे थे? अब जी शुरू में रहने आए ना, तब तो बड़ा ही प्यार था दोनों में। बाद में तो राम जाने की स्यापा हो गया, दोनों के झगड़े की आवाज आती थी। चलो ऊपर चलो, सोने चलो। तुम जाओ, मेरा जब मन करेगा मैं आ रहना बोला ना ऊपर चलो। अरे क्या रोज की रोज तुम्हारा ड्रामा है, कहाँ ना जाओ। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? कुत्ता पाल रखा है क्या तुमने घर में? चलो ऊपर अरे चलो। चुप रहो, बाहर पड़ोस से सुन दोगे तो क्या बोलेंगे? तुम्हारी वजह से सुना जा रहा है सब कुछ। ठीक। पूरा घर अच्छे से छान मारो, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। लेकिन ध्यान रख, एविडेंस कहीं भी हो सकता है, इसलिए कोई भी फिंगरप्रिंट, कोई भी एविडेंस खराब ना हो। गो सर। सर। हाँ प्रभाकर, ये देखिए रिवॉल्वर के बुलेट्स के खाली शेल्स, और इधर देखिए सर, खून के धब्बे चारों तरफ है। ये देखिए सर, बाल भी मिला। मुझे तो लगता है उस औरत को इसी कमरे में मारा होगा। सर ये देखिए, ऊपर कबर्ड से डायरी मिली है और इसमें कुछ लिखा हुआ भी है। सुनील लव्स रैना लव्स सुनील। प्रभाकर वो देखो, एसी के प्लाई में भी बुलेट का मार्क। ये डायरी, बुलेट्स, ये बाल और वो प्लाई सब कलेक्ट करो और फॉरेंसिक में भेजो। सर मुझे तो इस बात में कोई शक नहीं लगता कि जो लाश हमें मिली है वो सुनील वर्मा की पत्नी रैना की है। अंदाजा तो मेरा भी यही है प्रभाकर, लेकिन सिर्फ अंदाजे के आधार पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। हो सकता है कि वो औरत कोई और ही हो, जिसे सुनील और रैना ने मिलकर मार दिया हो और फिर फरार हो गए हो। ऐसा करो, रैना के माँ बाप को शिनाख्त के लिए बुलाओ। अगर उन्होंने बॉडी को पहचान लिया तो हमारे अंदाजे को आधार मिल जाएगा और इस बॉडी को पहचानो। तब तक मैं पार्टी के ऑफिस में जाकर पता करता हूँ, शायद सुनील के बारे में कोई क्लू मिले। सब वो बैठिए इंस्पेक्टर साहब। और छोटू, और पानी पिलाएं इंस्पेक्टर साहब नू। जी मैं हूँ बल्ला, पार्टी की यूथ विंग का नेशनल प्रेसिडेंट। सुनील दिल्ली विंग का था, मैं नेशनल का हूँ। रैना को जानते थे आप? हाँ जी, बहुत अच्छे से। वो भी हमारी पार्टी की वर्कर थी, वुमेन्स विंग की जनरल सेक्रेटरी। बस इसी नाते से जानते थे। अगर मैं आपसे उन दोनों के आपसी रिश्तों पर प्रकाश डालने को कहूँ तो? अब जी आपसी रिश्ते के बारे में हम क्या बोल सकते हैं जी। पार्टी, पॉलिटिक्स और यूथ की प्रॉब्लम्स के बारे में ही बात हुआ करती थी। पर्सनल लेवल पे कभी बात हुई नहीं, पर यूँ को तो खुश ही दिखते थे एक दूसरे के साथ। सर रैना के पेरेंट्स बॉडी की शनाख्त नहीं कर पाए और सुनील वर्मा भी हमारी पहुंच से काफी दूर, which means we are at the dead end again। क्या हम लोग ये जानते हैं कि सुनील वर्मा ने मर्डर वाली रात सौराष्ट्र भवन में गुजारी थी? नहीं सर, पर ये इंफॉर्मेशन आपको डोंट फील बैड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रेस हम लोगों से ज्यादा अच्छा काम कर रही, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो वर्दी हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वही वर्दी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। सर मैं आज ही उस रिपोर्टर को अपने साथ मिला लो। जी सर। रंजन, दिमाग से काम। सावरकर वहां पहुंच गया जहां हम लोग नहीं पहुंच पाए। और एक बात याद रखना, जब पत्रकार और पुलिस सच की खोज में हो
तो दोनों के साथ में चलने में ही भलाई है। सर ये सुनील वर्मा के घर के कॉल डिटेल्स। कत्ल वाले दिन एक ही नंबर पर 2 बार बात हुई, एक बार बहुत देर तक और दूसरी सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। सर इन नंबर पे पहले मेरा भी डाउट गया था, लेकिन जब मैंने इसके बारे में पता किया तो हमें ये पता लगा कि किसी मकबूल कासिम के नाम पर ये नंबर है। सर मकबूल कासिम वही बंदा है जो रैना जी के साथ एक ही पार्टी में काम करता था, और हमारी इंक्वायरी में हमें यह भी पता लगा कि ये दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी। सर काफी स्ट्रांग लीड है। मुझे तो लगता है हमें अभी चल के इस मकबूल कासिम से मिलना चाहिए। मिलना तो चाहिए, लेकिन अकेले नहीं। कौन चलेगा हमारे साथ? हेलो, समाचार इंडिया। सर सॉरी आपको वेट करना पड़ा। इट्स ओके। आप लोग मुझसे मिलना चाह रहे हैं, मतलब बात क्या है? आइए। संदीप जी, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और हमारा काम भी इन्वेस्टिगेशन का ही है। आप सरकार के लिए काम करते हैं और मैं अखबार के लिए, लेकिन हम दोनों का उद्देश्य एक ही है, देश और जनता की सेवा। तो कीजिए ना। किसने रोका है? रोक कोई नहीं रहा है, लेकिन कई बार यह होता है कि लोग हमारी वर्दी देखकर घबरा जाते हैं और अपना मुंह नहीं खोलते। लेकिन आपके सामने बेझिझक सब कुछ बता देते हैं। बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। अच्छा शेर, लेकिन मेरा मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो समझा दीजिए। उसकी जांच में हमें एक अहम सुराग मिला है, वो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, इस दयानतदारी की वजह? दयानतदारी नहीं, डील। कैसी डील? इस केस की हर इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे एक्सक्लूसिवली, लेकिन आपको भी इस केस की हर इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करनी पड़ेगी। मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या? मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन पर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक, जब तक वो इंफॉर्मेशन न्यूज बनकर मेरे अखबार में छप नहीं जाती। मंजूर है? जी आप लोग? आपसे कुछ बात करनी है। आइए। रैना को कैसे जानते हो? रैना और मैं एक ही पार्टी में काम करते हैं। बात क्या है? रैना ठीक तो है ना? आखिरी बार कब बात हुई थी उससे? आखिरी बार 2 दिन पहले फोन पर बात हुई थी। और वो बातचीत कितनी देर तक चली थी? एग्जैक्टली तो याद नहीं है मुझे, लेकिन आई थिंक 1 घंटा या फिर उससे ज्यादा। लेकिन आप मुझे बताएंगे कि आखिर बात क्या है? लेकिन उस 1 घंटे की बातचीत के बाद भी शायद आपकी बातें पूरी नहीं हुई, इसलिए रैना ने आपको दोबारा कॉल किया था। हाँ सर, कॉल आया था उसका, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहता फोन डिस्कनेक्ट हो गया। प्लीज आप मुझे बताएंगे कि आप इतने सारे सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? रैना ठीक तो है ना? शायद नहीं। बॉडी की शिनाख्त के लिए आपको हमारे साथ मोर्ग चलना होगा। बॉडी? मतलब वो लाश जो तंदूर में मिली थी, आपको लगता है कि वो रैना की थी? मकबूल, क्या ये रहना है? मकबूल? हाँ सर, ये रहना ही है, रहना ही है ये। इसके माँ बाप भी इसे पहचान नहीं पाए थे, तुमने कैसे पहचान लिया? सर वो माँ बाप है, भीगी आंखों से शायद इसे पहचान नहीं पाए होंगे। मेरे लिए भी शॉकिंग है, लेकिन अपने दिल पर पत्थर रखकर देखा है, ये रहना ही है। ठीक है, अभी तुम जा सकते हो, लेकिन बिना बताए शहर छोड़कर मत जाना। मैं आप लोगों के पास ही जा रहा था,
ये है आपके रिक्वेस्ट पर की गई एक्सरे की रिपोर्ट, जिसे हमें पता चला है जल के चिपक चुके मांस के बीच रिवॉल्वर की गोलियां फंसी हुई। यस, ये देखिए, गर्दन और सिर के हिस्से में। और ये गोलियां? ये देखिए। इन्हें फॉरेन बैलिस्टिक टेस्ट के लिए फोरेंसिक के पास भेजो और पता करो कि सुनील वर्मा के नाम पर कोई लाइसेंसी रिवॉल्वर इशूड है या नहीं। सर। थैंक यू डॉक्टर। सर, मकबूल ने बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन हमें डबल श्योर होना पड़ेगा कि बॉडी वाकई में रैना की है या नहीं। उसके लिए डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा, जिसके लिए परमिशन चाहिए। आई एग्री विद यू। क्या है, इस केस में हम कोई भी चांस नहीं ले सकते। और जो बॉडी से बुलेट्स मिली थी, सर उन्होंने बैलिस्टिक टेस्ट के लिए भेज दिया है, बहुत जल्दी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। सुनील की तलाश तेज कर दो। पुट अ बाउंटी ऑन हिज हेड। राइट सर। भारतीय पुलिस के इतिहास में डीएनए टेस्ट की शुरुआत इसी मर्डर केस से हुई थी, क्योंकि ये लाश रैना की है या नहीं है, इसको पता लगाने का पुलिस के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, जिसकी रिपोर्ट को आने में अभी थोड़ा वक्त था। सुनील वर्मा अब भी फरार था। इस केस में आगे बढ़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देने के बाद भी दिल्ली पुलिस अपनी कोशिशों से संतुष्ट नहीं थी। हमें अपनी स्पीड तेज करनी होगी प्रभाकर। जिस स्पीड से ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद। सर, बॉडी की डीएनए रिपोर्ट और उसमें से मिले बुलेट की बैलिस्टिक रिपोर्ट आने से पहले तक हम कर भी क्या सकते हैं, लेकिन सर सुनील वर्मा के घर, रेस्टोरेंट और गाड़ी से मिले खून के नमूनों का मैच होना भी हमारे लिए कम बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सर अगर मैच हो जाता है तो सुनील वर्मा को हम इस कत्ल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। सर, एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी आपके साथ। इतनी रात को भी पुलिस की मदद के लिए आप आए, थैंक यू। बताइए। मकबूल वो सिर्फ रैना का कलीग ही नहीं था, बल्कि क्लासमेट भी था, और कॉलेज में भी दोनों साथ पढ़े थे। सुनील से पहले मकबूल और रैना दोनों अपने प्यार में गिरफ्तार थे। और इस खबर का सोर्स? जर्नलिस्ट अपने सोर्सेस रिवील नहीं करते इंस्पेक्टर साहब। लेकिन मकबूल ने यह बात हमें क्यों नहीं बताई? चलो। सर, आप अपनी डील भूल रहे हैं। मेरी दी हुई हर इंफॉर्मेशन पर आप तब तक कोई कार्रवाई नहीं करोगे जब तक। तुम्हारा अखबार प्रेस से कब निकलता है? सुबह 6 बजे। सर 6 बज गए, चले क्या? 6 बजे नहीं है, बजने वाले। परमिंदर, इंतजार करना मुश्किल होता है, लेकिन वादा तोड़ना उससे भी बुरा होता है। तो कुछ बुरा करने से अच्छा है थोड़ा इंतजार कर लिया जाए। बुलाओ उसे। हे, रुको, इधर आओ। इस घर में पेपर तू ही डालता है? जी। पेपर दे यहाँ का। या तुम्हारी खबर छपी अखबार में, तो सोचा एक इंटरव्यू तुम्हारा हम भी ले लें। तुम्हारी और रैना की लव स्टोरी तो अखबार में छपी चुकी है, फिर भी अगर कुछ बाकी है तो यही वक्त है बताने का, वरना तुम समझते हो कि तुम कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। कॉलेज के दिनों से मैं और रैना एक दूसरे को पसंद करते थे। वो पायलट बनना चाहती थी और फिर पढ़ाई खत्म होते ही हम दोनों ने साथ पॉलिटिक्स भी ज्वाइन की। शादी करना चाहते थे हम एक दूसरे से। फिर अचानक से रैना ने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। क्यों? क्या हुआ रैना तुम्हें? हाँ, तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना? जो कभी पूरा नहीं हो सकता। क्या? देखो मकबूल, मेरे घर वाले हमारे इस रिश्ते के खिलाफ हैं और मैं उनके खिलाफ जाकर शादी नहीं कर सकती। तो बेहतर यही होगा कि हम अपनी दोस्ती के दायरे में वापस लौट जाएं। पूरे यकीन के साथ कह रही हो कि तुम्हारे इस फैसले की वजह सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स
मैडम ये आपके लिए। मेरे लिए? किसने भेजे? सुनील। थैंक यू सो मच। वो फूल सुनील ने भेजे थे रैना को। जब से रैना ने उस सुनील की पार्टी ज्वाइन की थी, सुनील किसी ना किसी बहाने से रैना के करीब आने की कोशिश कर रहा था। उसे रैना के करीब आने का मौका मिल ही गया। कैसा मौका? रैना की एक आंटी की डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी। सुनील ने रैना को प्रॉमिस किया था कि वो उसके खातिर उसकी आंटी की हेल्प करेगा। फिर क्या, वो और रैना एक दूसरे से मिलने लगे, एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। लेकिन तुम भी तो हेल्प कर सकते थे इस सब में उसकी। मैं पार्टी का एक मामूली कार्यकर्ता था और वो सुनील प्रेसिडेंट पार्टी का, वो कर सकता था जो मैं सोच भी नहीं सकता था। तो क्या किया उसने? चल निकल बाहर। चल चल आजा। अरे अरे मगर क्यों लेके जा रहा हो? कहां लेके जा रहे हो? हमें पहचानता है? हाँ हाँ, आपको कौन नहीं जानता, लेकिन आप इस वक्त यहाँ। पलट के अंदर जा और मकान खाली करना शुरू कर दे, वरना बेटे ऐसा कांड करेंगे कि जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। समझा? समझवा दे। सुनील जी, थैंक यू सो मच। आपने मेरी आंटी के लिए जो किया उसके लिए। आपसे किसने कह दिया कि हमने वो सब आपकी आंटी के लिए किया? खैर देखिए, हम नरुला जा रहे हैं लंच करने के लिए। आप अगर हमारे साथ चलेंगे तो खाने का स्वाद भी बढ़ जाएगा और हमारी खुशी भी। चलिए ना, खुशी डबल हो जाएगी। जी चलिए। चलिए। आते हैं मकबूल है। अगर तुम्हारी कहानी को सच मान लें तो फिर तो रैना के कत्ल का सबसे पहला शक तुम पर जाना चाहिए, क्योंकि प्यार में चोट खाए आशिक से ज्यादा खतरनाक और कोई नहीं हो सकता। आपको लगता है कि मैंने रैना को मारा है? नहीं मारा है, ऐसा भी नहीं लगता है। अगर मुझे मारना ही होता तो मैं उस सुनील को मारता जो मेरे और रैना के बीच में आ गया था। हो सकता मार भी देते, पर शायद मौका ना मिला। हजारों मौके मिले थे मुझे सुनील को मारने के लिए। मैं उसे उस वक्त भी मार सकता था जब मुझे यह बात का पता लगा था कि सुनील रैना से शादी कर रहा है, सारी दुनिया से छिपकर। छिपकर? कहां? मंदिर में, जहां उन दोनों के सिवा उनके माँ बाप भी शामिल थे। सुनील ने रैना से शादी तो की, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि इस शादी के बारे में पूरी दुनिया को पता चले। एक तरह से वो रैना को कैद करके रखना चाहता था। उसे ना कहीं जाने देता था, ना किसी से मिलने देता था। वो सारा दिन घुट घुट के उसी घर में जी रही थी। उसका दम घुटता था सर। वो अपना गम छिपाने के लिए शराब पीने लगी। आए दिन उनके बीच झगड़े हुआ करते थे सर। वो उसे मारा भी करता था। लेकिन जब उसे किसी से मिलने की इजाजत ही नहीं थी तो तुम्हें कैसे पता ये सब? हमारी बातें हुआ करती थी, लेकिन फोन पर। और उस दिन भी उसका फोन आया था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि उस दिन हमारी आखिरी बार बात होगी। तो उससे अलग हो जाओ ना, डिवोर्स ले लो उससे। डिवोर्स? वो मुझे डिवोर्स नहीं देगा, कभी नहीं देगा। मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पता है क्यों? पावर है उसके पास, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। अच्छा रहना, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? एनी हेल्प? तुम मुझे उससे दूर भेज सकते हो? प्लीज पप्पू, प्लीज मुझे उससे दूर भेज दो। बहुत दूर, इतना दूर कि वो जाके भी मुझ तक पहुंच ना पाए। कहाँ जाना चाहती हो तुम? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। हेलो हेलो।
लेकिन ऑस्ट्रेलिया ही क्यों? क्योंकि वहां उसके कुछ रिलेटिव्स रहते थे, इसलिए। और तुमने उसे प्रॉमिस कर दिया कि तुम उसकी मदद करो? नहीं सर, मेरे कुछ भी जवाब देने से पहले उसने फोन काट दिया। क्यों? मुझे नहीं पता सर। और उसके बाद उसका दोबारा फोन आया। हेलो रैना, हेलो। अब इससे पहले मैं कुछ बोलता, दोबारा फोन कर गया। सर, रैना की बॉडी से मिली बुलेट्स की बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है। फिर से मैच। ये वही गोलियां हैं जिनके शेल्स हमें सुनील वर्मा के घर से मिले। बहुत प्रेशर है मुझ पर। इस केस की वजह से सारे देश में एक घबराहट का माहौल फैल गया है। मिनिस्ट्री से लेकर विपक्ष तक सब लोग हजारों सवाल कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जवाब देने के लिए बहुत कम है। वैसे सबूतों के आधार पर यह साबित हो चुका है कि रैना का कातिल सुनील वर्मा ही है, लेकिन फिर भी हमें बहुत केयरफुल रहना होगा। फिर भी ये सारे के सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं। मैं ये मानता हूं कि कोर्ट में हम ये साबित कर देंगे कि जिस रिवॉल्वर से गोली चली वो सुनील की, लेकिन यह साबित करना बहुत मुश्किल होगा कि सुनील ने ही वो रिवॉल्वर चलाई थी। सर, अब तक जो भी सबूत मिले उसमें ना तो उसके फिंगरप्रिंट्स मिले। यस सॉरी सर, लेकिन संदीप सावरकर नाम का रिपोर्टर आपसे बात करना चाहता है। कह रहा है कि रंजन सर से कुछ अर्जेंट बात करनी है। भेजो उसे। सॉरी टू डिस्टर्ब यू लाइक दिस सर, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। खबर क्या है? सुनील ने मद्रास कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया है। What? अब तक पूरे देश की सुर्खियां बन चुके इस हत्याकांड में फरार सुनील वर्मा ने चेन्नई, जिसे उस वक्त मद्रास कहा जाता था, वहां की एक अदालत में इंटरिम बेल के लिए याचिका दायर की। यह खबर मिलते ही पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ गृह मंत्रालय की मशीनरी भी काम पर लग गई। सबका मकसद सिर्फ एक ही था, सुनील वर्मा को अग्रिम जमानत मिलने से रोकना। रैना मर्डर केस इस देश की हिस्ट्री में आज तक की सबसे घिनौनी केस में से एक है, जिसमें एक औरत को पहले गोली मारी जाती है, फिर उसके बाद उसके लाश को तंदूर में जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की जाती है। इसके प्राइम सस्पेक्ट है सुनील वर्मा। दिल्ली पुलिस के पास पूरा पुख्ता सबूत है। सुनील वर्मा अपने राजनीतिक संबंधों का यूज करके गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। माय लॉर्ड, आपसे रिक्वेस्ट है ऐसे में एंटीसिपेटरी बिल को खारिज किया जाए। हेलो। यस मिस्टर प्रधान। ब्रिलियंट। कांग्रेचुलेशंस इंस्पेक्टर, सुनील की अग्रिम जमानत खारिज हो गई। दैट्स ग्रेट सर। अब उसे हमारी गिरफ्त से कोई नहीं बचा सकता। सर, बाहर प्रेस वाले खड़े हैं, तो मैं उन्हें ब्रीफ करके अपनी कार्रवाई तुरंत शुरू कर देता हूँ। गो अहेड। कोर्ट के सुनील वर्मा की अग्रिम जमानत खारिज करने के बाद आपका अगला कदम क्या होगा? सर, सुनील वर्मा कहाँ है? कौन सा सबूत है आपके पास उसके खिलाफ? फिलहाल सुनील वर्मा फरार है और हमारा अगला कदम होगा उसे पकड़कर उसे उसके किए की सजा दिलवाना। एक मिनट रुको, मैं आता। सर, हैदराबाद की लैब ने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भेज दी है। एंड एज पर द रिपोर्ट, जली हुई लाश के डीएनए के साथ रैना के पेरेंट्स के डीएनए मैच होता है। गुड। इसका मतलब हमारी जांच सही दिशा में जा रही है। हेलो जैन सर। क्या? सिर्फ यही सूटकेस है उसका? यस। देखें क्या है।
ये रिवॉल्वर और कार्ट्रिजेस हम लोग बैलिस्टिक जांच के लिए दिल्ली ले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। चेन्नई, जिसे उस वक्त मद्रास कहा जाता था, वहां की अदालत से सुनील वर्मा की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज करवाकर पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया और दिल्ली ले आई। पुलिस के लिए इस मामले में ये पहली जीत थी। काफी मेहनत के बाद तंदूर हत्याकांड का पहला सस्पेक्ट उनके हाथ लग गया था और अब ऐसा लग रहा था कि रैना मर्डर केस का राज जल्द ही खुलने वाला था। भाई बहुत भगाया था, लेकिन एक बात भूल गया कि हर दौड़ कभी ना कभी कहीं ना कहीं खत्म होती है। अब तेरी वाली दौड़ को यहां आकर खत्म होना था तो हो गई। अब अगर करना चाहता है तो अपना जुर्म कबूल कर ले, वरना अदालत में तुझे मुजरिम साबित करने के लिए सारे सबूत हैं हमारे पास। बोल, तू नहीं मारा था ना नैना? हाँ, मैं नहीं मारा था जी, लेकिन बहुत बड़ी गलती हो गई है हमारे से, बल्कि गुनाह हो गया। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ, मारिएगा मत। आखिरकार सुनील वर्मा के इकबाले जुर्म को दस्तावेज में कैद कर लिया गया और इसी दौरान हैदराबाद से आई डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट से यह साफ हो गया कि तंदूर में मिली वो लाश किसी और की नहीं बल्कि रैना की ही थी, जो कि सुनील वर्मा की पत्नी थी। रैना के शरीर से मिली रिवॉल्वर की गोलियों की बैलिस्टिक रिपोर्ट ने भी इस बात की तस्दीक कर दी थी कि वो गोलियां सुनील वर्मा की रिवॉल्वर से ही चलाई गई थी। इन सभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर पुलिस ने जो सुनील के खिलाफ केस बनाया था वो काफी पुख्ता था। पुलिस ये उम्मीद कर रही थी कि सुनील को अदालत में पेश करने के बाद 1 या 2 सुनवाइयों में ही उसे सजा सुना दी जाएगी, लेकिन ऐसा सोचना पुलिस की गलती थी, क्योंकि अदालत में सुनील अपने बयानों से पूरी तरह मुकर गया। सर, मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा है। मैं तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था सर। तो जिस दिन ये हादसा हुआ, मैं तो दिल्ली में था ही नहीं, मैं तो मुंबई गया हुआ था। मैं तो वहां से लौटकर जब वापस मद्रास आया तब मुझे पता चला कि क्या हुआ। हमें यकीन ही नहीं हुआ कि रैना। सुनील अदालत में पुलिस को दिए अपने इकबालिया बयान से साफ मुकर गया। उसने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि वो बयान उस पर दबाव डालकर लिखवाया गया था। उसका कहना था कि वो पूरी तरह से निर्दोष था और उसकी पत्नी रैना की हत्या उसके राजनीतिक करियर को खत्म करने की एक साजिश थी जो उसके किसी विरोधी ने चली थी। दूसरी तरफ सरकारी वकील पुलिस द्वारा मुहैया कराए गए सबूतों को आधार बनाकर अदालत को उसे मुजरिम करार देने और उसके जुर्म की सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे थे। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर कर दी। ऑर्डर, ऑर्डर। ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। तारीख पर तारीख पड़ती जा रही थी और इस सिलसिले को पूरे 8 साल गुजर गए। शायद कई और साल गुजर जाते अगर रहम की उम्मीद और सजा के डर के कारण सुनील वर्मा के रेस्टोरेंट के मैनेजर केदार ने उसके खिलाफ बयान देने और सरकारी गवाह बनने का फैसला न किया होता। उसने अदालत को बताया कि आखिर उस रात हुआ क्या था। केदार। हाँ सर जी। जल्दी से रेस्टोरेंट बंद कर। क्यों सर जी? अभी तो टाइम भी नहीं हुआ और गेस्ट भी बहुत बैठे हुए हैं। अरे भगा सर को। एक काम कर, लाइट बंद कर, सब अपने भाग जाएंगे। चल। साले अगर जबान खोली ना तो इसके बगल में तू भी लेटा होगा। अभी जा। उसके बाद से सुनील साहब ने मुझसे कहा कि लाश को तंदूर में डाल दो और मैं वहां से तब तक नहीं लूं जब तक लाश पूरी तरीके से जल न जाए। ये बोल के जज साहब वो वहां से चले गए और जैसे ही वो गए पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर ली। माय लॉर्ड, इस गवाही के बाद और किसी सबूत की जरूरत नहीं है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इस पूरी कहानी में अब भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मिसिंग है और वो है मोटिव। मेरे क्लाइंट और रैना ने लव मैरिज की थी, यानी कि प्रेम विवाह। दोनों अपना खुशहाल जीवन गुजार रहे थे, तो ऐसे में क्या वजह हो सकती है
कि उन्होंने अपनी पत्नी की जान ले ली? वजह थी सुनील वर्मा का पॉजिटिव। माय लॉर्ड, ये नवल महात्रे हैं, सुनील वर्मा के बहुत ही खास दोस्त हैं। आप जज साहब को सारी बातें सच सच बताइए। सुनील जब मुंबई में मेरे घर आया था तो बहुत घबराया हुआ था वो। इसने मुझे बताया कि घटना वाली रात जब ये घर पहुंचा तो उसने देखा कि मुझे देख के फोन क्यों काट दिया? हेलो रैना, हेलो रैना, हेलो। मकबूल, तेरे लिए क्या क्या नहीं किया मैंने। अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर तुझसे शादी की, ये बंगला, ये गाड़ी, ये ऐशो आराम है, पर अपने यार से हिस्स लड़ा रही तू। धोखा मैंने नहीं, तुमने मुझे दिया है। तुमने मुझे धोखा दिया है। अच्छा, शादी तो कर ली तुमने मुझसे, तो कभी पत्नी का दर्जा दिया मुझे? हाँ, कौन जानते हमारे रिश्ते के बारे में? ये कुर्सी, वो पेंटिंग, ये दीवारें, ये चारों दीवारें, बस सिर्फ ये। अरे कभी तुम हमारे रिश्ते को बाहर लेकर गए समाज के सामने? चुप! अगर एक शब्द भी मुंह से निकाला ना, मैं अब और तुमसे डरकर नहीं रहूंगी। क्या करेगी? बोल बोल। अरे तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो। मेरा मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, तुम्हारी इन चार दीवार को छोड़कर जा रही हूँ मैं हमेशा के लिए। छोड़ के जाए? छोड़ा मुझे। आज तक जिसे छोड़ा है मैंने छोड़ा है। अब मैं तुम्हें ऐसे ऐसे छोड़ के दिखाऊंगी। इट्स ए रेयरेस्ट केस ऑफ रेयर, इसलिए ये अदालत मुल्जिम सुनील वर्मा को सजाए मौत का हुक्म देती है, टू बी हैंग टिल डेथ। सर जी, माफ कर दीजिए सर जी। निचली अदालत ने रैना की हत्या के जुर्म में सुनील को मौत की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में उसने अपील की और हार गया। उसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में रहम की भीख मांगी, जहां उसकी मौत की सजा को उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया गया और आज वो जेल में है। जो सामाजिक व्यवस्था हमें अपना जीवन साथी चुनने की इजाजत देती है, वही व्यवस्था हमें इस बात की भी छूट देती है कि अगर हम अपने जीवन साथी या उसके साथ अपने रिश्ते से खुश नहीं हैं, तो हम उस रिश्ते से बाहर आ सकते हैं। डिवोर्स या तलाक को समाज भी मान्यता देता है और कानून भी। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। आरती, मेम साहब कब से घंटी बजा रही हूँ। ये प्रेमराज भी ना पता नहीं कहाँ चला गया सुबह सुबह। बीच का डोर भी बाहर से बंद है, अब तू अंदर कैसे आएगी? अब बालकनी से चाबी फेंको ना, मैं लेके आती हूँ। फेंकती हूँ। हाँ। कहाँ हो? यहाँ हूँ, ले। हाँ मिल गई। गुड मॉर्निंग, मैं अक्कू को उठाती हूँ। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? ये क्या हो गया अक्कू के बिटिया को? मार डाला प्रेमराज ने अक्कू को। जय हिंद। क्या
सर 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 क्या लगता है आपको ये खून कैसे हुआ होगा सर? सर 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 प्लीज जवाब दीजिए सर। सर सर कुछ तो जवाब दीजिए। कैसे हुआ होगा सर? सर प्रोग्रेस प्लीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग हमें काम करने देंगे तो ही हम अपना काम करेंगे ना। प्लीज आप लोग यहीं रुकिए। सर आप एक सेकंड सर रुक जाइए सर। मीडिया जानना सर 2 सवाल है सर जानना। हेलो सर। सर आई एम राकेश शनवार। मैं आकृति का चाचा हूं सर। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, क्राइम सीन पर पुलिस के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। और आपने यहाँ पर लोगों का मेला लगा रखा है, किस लिए? सर चलिए। क्या हो रहा है यहाँ पर? मिर्ची बाजार है ये? यहाँ मजाक चल रहा है? डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है और आप लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे गाड़ी में घूम रहे हैं। निकलिए यहाँ से। चलिए बाहर चलिए। चलिए निकलिए। सब बाहर चलिए। सर इस जगह ऑलरेडी इतने सारे लोग आ जा चुके हैं। सारे एविडेंस और प्रूफ करप्ट हो गए होंगे और ऐसे में किसी प्रॉपर क्लू का मिलना बहुत मुश्किल होगा सर। जस्ट ट्राई, हो सकता है कुछ मिल जाए। आई ट्राई माय बेस्ट सर। आकृति इसके पेरेंट्स का है? जी अपने कमरे में। आइए। हवलदार सबको यहां से बाहर निकालो। जाइए आप लोग बाहर। चलो। शर्मा। यस सर। ये देखो बॉटल पर खून लगा हुआ। आप आइए। जी सर। भाभी संभालिए अपने आप को। महेश जी आप भी संभालो अपने आप को। महेश पुलिस वाले आए हैं। फाइंड हिम आउट, फाइंड हिम। दैट ब्लडी प्रेमराज, उसी ने हमारी बेटी को मारा है। कौन है ये प्रेमराज? हमारे घर का नौकर है, यहाँ काम करता था। आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। फॉर वॉट? आप ये सवाल जवाब में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जाइए उसे ढूंढिए, इससे पहले कहीं वो दूर न निकल जाए। ढूंढिए उसे। डोंट वरी, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। आप समझ नहीं रहे हैं ऑफिसर। आई वॉन्ट यू टू फाइंड हिम नाउ। जो प्रेमराज को ढूंढ के निकालेगा मैं उसे 25,000 रुपए दूंगा। प्लीज गो एंड फाइंड हिम, गो एंड फाइंड हिम, फाइंड हिम प्लीज, डू समथिंग। संभालिए अपने आप को, संभालिए। आप ढूंढिए उसे। महेश प्लीज, पुलिस आ चुकी है ना, वो लोग ढूंढ निकालेंगे। बैठ जाइए। तू परेशान मत हो। अरे परेशान ना हूं मैं। मिस्टर महेश संभालिए अपने आप को। हमारी बच्ची हमने खो दी। देखिए हम यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आए हैं। अच्छा ये बताइए कि हुआ क्या था? बॉडी को आकृति की बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? मैंने। प्रेमराज हमारे यहाँ हमारे साथ ही रहता था। हर रोज वो सुबह 6 बजे उठ जाता था, पर आज करीब 7:30 बजे महेश महेश प्रेमराज 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 कहाँ चला गया? ये दरवाजा तो बाहर से लॉक है। प्रेमराज, प्रेम फिर आरती आ गई। हमारी मेट। मिडिल डोर बाहर से बंद था तो मैंने
चाबी बालकनी से फेंक दी। फिर मैं रोज की तरह अक्कू को स्कूल के लिए उठाने गई उसके कमरे की तरफ। यूजुअली हम लोग रात को अक्कू का दरवाज़ा बाहर से बंद कर देते हैं, जब उसे ज़रूरत पड़ती है अंदर से खोल लेती है। आज जब मैं उसके कमरे की तरफ गई तो लॉक बाहर से दरवाज़ा खुला था, और जब मैं उसके कमरे के अंदर गई, अक्कू उठना, स्कूल नहीं जाना क्या? किताबों की सारी नॉलेज आज ही ले लेगी। अक्कू हम भी इनकी चीख सुनकर ही आए थे। पुलिस को आपने फोन किया था? नहीं, लेकिन मैंने सिक्योरिटी गार्ड को बोला था पुलिस को फोन करने के लिए। अच्छा ये बताइए कि कल रात को प्रेमराज या आकृति के साथ में कुछ गलत हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट अक्कू बहुत खुश थी कल, हम सब बहुत खुश थे। नहीं बस। अरे वैसे पापा, आप मुझे बर्थडे पे क्या गिफ्ट दे रहे हैं? वैसे बेटा, मैं आपको बर्थडे पर कुछ नहीं दे रहा हूँ। What? I don't know. पर क्यों पापा? मैं आपको आपके बर्थडे पर, बर्थडे वाले दिन कोई गिफ्ट नहीं दे रहा, क्योंकि मैं आपको आज प्रेजेंट दे रहा हूं। सरप्राइज! टी 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 टी। क्या है? Open it. Oh God, कैमरा! Yay! Thank you so much पापा, for ये बेस्ट पापा हो। Oh God, मम्मा आओ ना एक पिक लेते हैं। अरे आओ ना, अरे आओ। अरे हाथ तक नहीं। ओहो, मेरे शाम भी ना। मैं सबको बताती हूँ कि आप लोगों ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है, ठीक है? वो आखिरी बार हमने अक्कू को खुश देखा। हमने उसे गुड नाइट विश किया और वो अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। सुबह सर, आकृति के कमरे को हमने अच्छे से चेक कर लिया सर। आकृति का मोबाइल जब्त कर लो। सर मगर हमें कोई मोबाइल नहीं मिला उस रूम में। अक्कू का फोन हमें भी नहीं मिला सर। इट्स मिसिंग। आई एम श्योर प्रेमराज ही लेकर भागा है। ये प्रेमराज का कमरा कहाँ है? बिस्तरा बंधा हुआ है और खाना वैसे का वैसे ही पड़ा है। इसका मतलब ये प्रेमराज रात से ही गायब है। शर्मा। यस सर। कमरे की अच्छी तरह से चेकिंग करो। सर। फोटोज लो तुम। पूरी सोसाइटी में सुबह से हलचल मची हुई थी। डर और मायूसी का माहौल था। सनवार के रिश्तेदार, पड़ोसी, मीडिया, पुलिस सभी लोग उस सोसाइटी में इकट्ठे हो गए थे और मीडिया ने तो टीआरपी की भूख में क्राइम स्पॉट को भी नहीं बख्शा था। एक सवाल यह भी उठता है कि क्या मीडिया के लोगों को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इससे पुलिस की मुश्किलें और बढ़ने वाली थी। मैं जाता हूं इनके साथ। प्लीज हक्कू बेटा, अब तो आपने सब कुछ देख लिया ना। प्लीज एटलीस्ट अब तो आप लोग प्रेमराज को ढूंढने चाहिए। आपको क्या लगता है कहां गया होगा वो? कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान, कोई यार दोस्त, किसी के बारे में कुछ पता है आपको? प्रेमराज नेपाल से है, उसके कई सारे नेपाली दोस्त हैं यहाँ। एक तो मेरे ऑफिस में ही असिस्टेंट है, गोपाल। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, प्रेमराज ने आकृति बेबी को नहीं मारा सर। वो तो आकृति बेबी को खुद अपनी बेटी जैसा समझता था सर, और आकृति बेबी भी खुद उसको सब कुछ सच सच बताती थी सर। तो तुम ये कहना चाहते हो कि प्रेमराज एक अच्छा आदमी है? हाँ सर, प्रेमराज एक अच्छा आदमी है, लेकिन सर वो जो आकृति बेबी है ना, उनके जो माँ बाप हैं, वो दोनों के दोनों सर बहुत ही अजीब किस्म के इंसान है सर। और खास करके सर वो जो डॉक्टर साहब हैं,
वो तो सर बहुत ही गुस्सैल आदमी है सर। प्रेमराज ने मुझे बताया था सर कि डॉक्टर साहब सिर्फ नीता मैडम के साथ ही खुश रहते हैं। ये नीता कौन है? नीता खेतानी सर, वो भी डॉक्टर ही हैं, मतलब सर की तरह डेंटिस्ट ही हैं सर। सर की क्लिनिक में पार्टनर है और सर मैं भी ना वहीं पे नौकरी करता हूँ सर। और जो नीता मैडम है सर, उनके पति प्रतीक जी, वो भी एक डेंटिस्ट ही हैं सर। और जो महेश जी है ना सर, उनकी वाइफ विनीता जी, वो भी सर एक डेंटिस्ट ही है। तो क्या हुआ अगर सब डेंटिस्ट है तो? वो क्या है ना सर कि उनकी पार्टी में ना कुछ भी चलता है। Damn it! टेरेस की चाबी क्यों चाहिए? सर हमने आकृति के मैटर्स का सैंपल ले लिया है और अब हम उसे मैटर्स को छत पे रखना चाहते हैं सर। जो चीज जहां है वही रहने दीजिए ना। महेश भाई आप शांत हो जाइए। सर एक्चुअली हमें उसके रूम को अच्छी तरह से चेक करना होगा, जिसके लिए मैटर्स को हटाना जरूरी है। महेश, अंदर चेक कर लिया है, टेरेस की मिल नहीं रही है। अरे मैट्रेसेस ही रखनी है ना, एक काम करो मेरे घर की टेरेस पे रख दे रहा हूँ। और इधर रखो, यहाँ रख दो, ठीक है चलो। आकृति बेबी का तो कभी नहीं, वो अपना छोरी बेटी जितना प्यार करता था उसको। लेकिन कहाँ गायब है प्रेमराज? साहब एक मिनट, वो साहब लोग है ना, वो मैं साहब का दोस्त, वो उनको पता चलेगा ना मैंने आपको कुछ बोला तो हमको बहुत भड़केगा वो। साहब वो प्रेमराज वहाँ काम करके बहुत परेशान था, वो दूसरा जगह काम भी ढूंढ रहा था। वो डॉक्टर साहब बहुत गुस्से वाला आदमी है ना, बहुत भड़कता है और छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा करता था वो। लेकिन आकृति के कत्ल के बाद से प्रेमराज गायब है, शक तो उसी पर जाएगा ना? साहब वो कुछ दिन पहले प्रेमराज को कोई जान से मारने की धमकी दी थी। किसने दी थी धमकी? ये नहीं पता साहब जी। देख, सब कुछ सच सच बता दे। हम सच कह रहे हैं साहब, हमको कुछ नहीं पता। वो प्रेमराज है ना, उसका छोरी और जमाई जुद्दा दिल्ली में रहता है, शायद उसको कुछ मालूम होगा साहब। नहीं साहब जी, हमारा ससुर जी ने हमको कभी नहीं बताया कि उनको कोई जान से मारने का धमकी दिया है। हाँ सर जी, बा कभी कुछ बात नहीं करता था। और वो कहा है हम नहीं जानते साहब जी। लेकिन तुम ये तो जानते हो ना कि प्रेमराज नेपाल में कहाँ रहता है? हाँ साहब, जानता हूँ ना। ठीक है, तुम अभी हमारी टीम के साथ नेपाल जाओ और उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करो। ठीक है साहब। ये आकृति की लाश का पोस्टमार्टम अभी जस्ट ओवर हुआ है। हाँ, आप उनसे फोन पर बात कर लीजिए। जी, वो अभी बाहर आते ही होंगे। सिस्टर, मैं पीएम रिपोर्ट रेडी कर रहा हूं, तुम अंदर क्लीन अप करवा देना। डॉक्टर अनिल मौर्य स्पीकिंग। डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आकृति की लाश अभी अभी पोस्टमार्टम से लाई जा रही है। कैमरामैन कम ऑन, फॉलो मी। न शोष्यते मारुतः न त्वेवाहं चातुनाशम। बेटा, मैं इस केस का मेन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूं। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। आकृति तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी ना, आई एम श्योर तुम यही चाहोगी कि उसे जल्द से जल्द इंसाफ मिले, राइट? अच्छा बेटा, ये बताओ, आकृति किसी बात को लेकर परेशान थी? वो तुमसे हर बात शेयर करती होगी। आकृति मेरे साथ सब शेयर करती थी, हम दोनों को एक दूसरे के बारे में सब पता था और कल तक तो सब कुछ सही चल रहा था। इनफैक्ट वी वेंट आउट फॉर कॉफी विद आवर फ्रेंड्स। गाइस, चलो जल्दी जल्दी। गाइस, यहाँ पे चेयर्स काफी कम है। लेट्स सिट आउटसाइड। कम। नो वे,
आई एम ऑल सेट। तू आयुष के साथ उस कपल टेबल पे बैठना। शट अप टीना। व्हाट शट अप? वैसे तो यू कीप ऑन चैंटिंग हिज नेम ऑल टाइम। आयुष आयुष। फोन पे घंटों बात करते हो, फेस टू फेस बात करने में क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी ना। व्हाट कुछ भी? यू ऑल्सो नो ही लाइक्स यू। तू जाना, डोंट डिस्टर्ब मी। चलो गाइस, लेट्स ऑर्डर समथिंग। क्या कोल्ड कॉफी या चॉकलेट कॉफी? ओह ओके। बेटा, ये भी तो हो सकता है कि आकृति के पेरेंट्स को आयुष के बारे में पता चल गया हो कि आयुष का आकृति पर क्रश है और आकृति के पेरेंट्स ने आकृति से कन्फ्रंट किया हो, कोई आर्गुमेंट हुआ हो, कोई बहस। नॉट पॉसिबल सर। कि आकृति अपने पेरेंट्स के साथ सब शेयर करती थी, स्पेशली विनी आंटी। और कुंवर विनी आंटी बेस्ट फ्रेंड्स है। आई मीन चलिए, अंतिम यात्रा का समय हो गया है। एक तरफ गोपाल और प्रेमराज के बाकी दोस्तों का कहना है कि आकृति अपने माता पिता की अश्लील पार्टियों की वजह से बहुत परेशान थी और वो हर बात प्रेमराज के साथ शेयर किया करती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीना और विनीता का यह कहना है कि आकृति अपनी मां की बेस्ट फ्रेंड थी। सरप्राइजिंग। सर, मुझे तो उसकी माँ बड़ी अजीब औरत लगती है। आमतौर पर किसी औरत की इकलौती बेटी अगर मर जाए तो वो रो रो के अपनी जान दे देगी, लेकिन ये विनीता सनवार कुछ अलग लगती सर। ऑफ कोर्स वो इमोशनल है, लेकिन उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए थी। सर, मुझे ये सनवार और खैतानी की बिजनेस पार्टनरशिप बड़ी स्ट्रेंज लगती है। सर, महेश अपने क्लिनिक में नीता खैतानी के साथ पार्टनर है, जबकि उसकी बीवी विनीता सनवार नीता खैतानी के पति प्रतीक की पार्टनर है। सर, ये अजीब नहीं लगता? सबके सब डेंटिस्ट हैं, फिर महेश विनीता के साथ और नीता प्रतीक की पार्टनर क्यों नहीं है? पर्सनल स्पेस दे रहे होंगे एक दूसरे को। घर में और क्लिनिक में 24 घंटे एक दूसरे की शक्ल देखेंगे तो पागल नहीं हो जाएंगे? लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इन कपल्स के बीच में कुछ गलत चल रहा हो, जैसा कि गोपाल ने कहा। लेकिन किसी भी राय पर पहुंचने से पहले हमें प्रेमराज को पकड़ना होगा। उसका जल्द से जल्द पकड़ा जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। साहब, इससे आगे हम लोग को चल के जाना पड़ेगा। हमको पता नहीं चला कि हमारा श्रीमान गायब है। उसका कुछ फोन आया था या उसने कुछ बताया कि कब घर आने वाला है? 15 महीना से घर नहीं आए। वो फोन में बात करते थे तो बोलते थे कि हमारा मालिक बहुत गुस्सा करेगा, बाद में आएगा। और कई महीना से पैसा भी नहीं भेजा। बोलता था साहब गुस्सा हो जाएंगे। वो नहीं मारा, वो नहीं मारा छोरे को। हेलो सर, एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आया, कह रहे क्राइम सीन की जांच पड़ताल करना चाहते हैं। कौन है? कोई रिटायर्ड एसपी है, एसके गौतम। सर, ऊपर लॉक है, चाबी भी नहीं मिल रही है। वैसे कुछ है नहीं सर वहाँ। कुछ है नहीं? यहाँ तो खून के मार्क्स हैं। तुम लोगों ने ऊपर टेरेस चेक किया या नहीं? नहीं सर, चाबी मांगी थी लेकिन मिल ही नहीं रही है। हाँ सर, ही इज राइट। इनको भी जब एक मैट्रेस ऊपर रखनी थी तो पड़ोसी के टेरेस पर रखी थी। पीछे हटिए। कमाल है, आपको ताले के ऊपर खून के निशान नजर नहीं आए? ऑफिसर, आई मस्ट से आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस मिस कर दिया है। राम सिंह, ताला तोड़ने का इंतजाम करो। जी साहब।
इसके प्रिंट्स लो और फौरन इसे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के पास लैब में भेज दो। जी पासवान सर। कोई इस लाश को पहचानता है? जानता है किसकी लाश है ये? आप पहचानते हैं? नहीं जी। कोई जानता है किसकी बॉडी है ये? हेलो मिस्टर महेश, देखिए आपके घर की छत पर एक आदमी की लाश मिली। प्लीज आप लोग वापस आइए। नहीं, ये प्रेमराज तो नहीं लगता। Are you sure? Yes, आई एम श्योर। आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने डॉक्टर विनीता को भी बुलाया। शायद हो सकता है वो जानती हो कि किसकी बॉडी है। Oh, come on, ऑफिसर, come on, आप प्लीज हमसे थोड़ी हमदर्दी तो रखिए। मेरी मरी हुई बेटी की अस्थियों का कलश मेरी पत्नी के हाथ में है अभी। जब तक हम उस राख को हरिद्वार ले जाकर गंगा में प्रवाहित नहीं करते, मेरी पत्नी विनीता कार से बाहर नहीं उतर सकती। देखिए मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूं, और जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, इसकी आइडेंटिटी नहीं पता लग जाती, तब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ सकती। आप चाहते हैं ना कि आपकी बेटी का कातिल पकड़ा जाए? आई एम सॉरी ऑफिसर, आप समझ सकते हैं ना। महेश प्लीज पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दो, पूछने दो विन्नी से। अरे भाई साहब, लेकिन हम लोग प्लीज। ओके, मैं खुद ही जाकर विनीता को बॉडी डिस्क्राइब कर देता हूँ, बट आई एम श्योर वो भी कुछ नहीं जानती है। विनी, हमारे घर की छत पर पुलिस को एक आदमी की लाश मिली है, पीले रंग की टी शर्ट में, एक हाथ में कड़ा है। पुलिस का कहना है कि प्रेमराज की बॉडी है, पर मुझे नहीं लगता। तुम्हें क्या लगता है? वही होगा। रात उसने वैसे ही टी शर्ट पहनी थी। होगी, लेकिन अब प्रेमराज की भी हत्या हो चुकी है। किसने किया होगा ये खून? वहाँ पुलिस अपना सर खुजला रही है कि आखिर ये दोनों खून किसने और कैसे किए, जबकि ये बिल्कुल आईने की तरह साफ है। उस रात उस घर में 4 लोग मौजूद थे, जिनमें से 2 की निर्मम तरीके से हत्या हो गई। इसका मतलब जो 2 लोग जिंदा हैं, उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ देखा होगा, सुना होगा। डॉक्टर महेश और डॉक्टर विनीता सनवार ने कुछ तो सुना होगा। चलिए मान लेते हैं प्रेमराज की हत्या छत पर हुई तो उन्होंने कुछ सुना नहीं, लेकिन आकृति की हत्या तो ठीक उनके बाजू वाले कमरे में हुई। जिसे इतनी भयानक मौत मिली, वो चीखी होगी, चिल्लाई होगी। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि उसके माता पिता ने कुछ भी नहीं सुना? सर, फॉरेंसिक की रिपोर्ट के अनुसार स्कॉच की बोतल पे जो हमें ब्लड मार्क्स मिले, उसका डीएनए आकृति और प्रेमराज के डीएनए से मैच करता है। लेकिन सर, बोतल पे हमें किसी के भी क्लियर फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। और सर, पोस्टमार्टम के अनुसार आकृति का जब गला रेता गया था, उसके पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। सर, उसकी मौत सर पे किसी मोटे हथियार के वार की वजह से हुई थी। और सर, फोरहेड पे ब्लड क्लॉट के साइज के अनुसार चोट लगने के 2 मिनट के अंदर ही उसकी मौत हो गई थी। और सर, प्रेमराज की भी मौत बिल्कुल वैसी ही हुई थी, लेकिन उसे छत पे ले जाके मारा गया था। हर किसी के मन में इस केस को लेकर कई सवाल थे। हर कोई ये जानना चाह रहा था कि इस केस में आखिर कौन से नए पहलू सामने आने वाले थे। मीडिया में होड़ सी लगी थी, जिसकी वजह से पुलिस के ऊपर उनके सवालों और अटकलों का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। पुलिस को मीडिया के सवालों का कोई सटीक जवाब तो देना ही था, जिससे मीडिया और पब्लिक की भूख शांत हो सके। जी, मेरा नाम गुरमीत सिंह है और आज मैं आपको श्रुति सनवार मर्डर केस के डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा। सर यस, आकृति सनवार। जैसा कि हमें पता चला है कि डॉक्टर महेश का अपने दोस्त की बीवी के साथ ही अफेयर चल रहा था और आकृति को ये बहुत बुरा लगा और उसने प्रेमराज से अपने दिल की बात शेयर की। इस दौरान प्रेमराज और श्रुति
एक दूसरे के करीब आए। रुको रुको, मैं सुनना चाहता हूँ वो क्या कह रहा है। और जैसा कि पुलिस को लगता है कि डॉक्टर महेश और नीता खेतानी का अफेयर चल रहा था। नीता खेतानी जो डॉक्टर महेश के क्लिनिक में पार्टनर भी हैं, और आकृति को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। अपने पिता के द्वारा दिए गए धोखे को आकृति सह नहीं पा रही थी, और अक्सर आकृति प्रेमराज से हर बात शेयर किया करती थी। हो सकता है ये बात भी उसने प्रेमराज को बताई हो, और दोनों के बीच अक्सर इस बात को लेकर चर्चा हुआ करती थी। उन दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ती चली जा रही थी, और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। और जैसा कि पुलिस को लगता है, डॉक्टर महेश 9:30 बजे अपने घर से बाहर गए और करीब 11:30 बजे घर वापस लौटे, पर शायद वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। डॉक्टर महेश को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, और फिर छत का दरवाजा बंद करके उसको लॉक लगा दिया, और उसके बाद उन्होंने अपनी ही बेटी को किसी भारी हथियार से मारा। दोनों हत्याएं करने के बाद जब उनको एहसास हुआ, तो अपने आप को शांत करने के लिए उन्होंने हॉल में बैठकर शराब भी पी, और हमें लगता है कि कुछ ठीक ऐसा ही हुआ होगा। थैंक यू। आपके सबूत के बिना पर इतना कुछ कह रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इन्होंने खून किया या नहीं? सर एक्शन सर। ऑफिसर, व्हाट द हेल वाज दैट? प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बकवास क्यों होने दिया आपने? क्यों? डॉक्टर साहब, आपके सारे सवालों के जवाब आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले कांस्टेबल सरला, डॉक्टर नीता, आप इनके साथ जाकर अंदर बैठिए। मुझे डॉक्टर साहब से कुछ जरूरी सवाल करने हैं। जी नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपको जो कुछ भी पूछना है मेरे सामने पूछे प्लीज। इट्स ओके विनी, बट महेश, तुम जाओ। इतने घटिया एलिगेशंस लगने के बाद मैं भी देखना चाहूंगा कि और क्या सवाल पूछना बाकी है। तुम जाओ। पूछिए। अभी अभी ये न्यूज आई है कि डॉक्टर महेश सनवार को अपनी ही बेटी आकृति सनवार और नौकर प्रेमराज के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। लोकल मजिस्ट्रेट ने अभी अभी उन्हें गिरफ्तार करने के ऑर्डर्स दिए हैं। अम्मी, ये महेश अंकल को अरेस्ट नहीं कर सकते, उन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए, पुलिस जो करना चाहिए वो काम नहीं कर रही है, बल्कि वो अपने काम को जल्द से जल्द कैसे निपटाया जाए वो काम कर रही है। पहले झूठी कहानी बनाकर आकृति और महेश पर गंदे एलिगेशंस लगाए, और फिर महेश को अरेस्ट किया। I mean, what? Sorry, that's the only why I want CBI to intervene to help us getting the justice. मैं चाहता हूं कि इस केस की तहकीकात CBI खुद करे। सर एक सवाल। सनवार परिवार की अपील पर यूपी गवर्नमेंट ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई टीम ने आकृति मर्डर केस की जांच नए सिरे से शुरू की। अब देखना यह था कि सीबीआई आकृति मर्डर केस से जुड़े किन नए पहलुओं को उजागर करेगी। पुलिस ने अपनी पहली थ्योरी ये बनाई थी कि उस रात डॉक्टर महेश और डॉक्टर विनीता ने कोई आवाज़ नहीं सुनी, क्योंकि उन दोनों के अकॉर्डिंग वो दोनों सो रहे थे। उनके कमरे का एयर कंडीशनर चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। दोनों रूम्स बंद थे, इसलिए कोई आवाज़ ही नहीं आई।
साउंड एक्सपर्ट को बुला लो। ठीक है सर। आप रेडी? यस सर। रेडी? रेडी सर। सर, कुछ आवाज आई क्या? नहीं तो। इस घर के एंट्रेंस पे 3 डोर्स हैं। हाँ सर, और ये जो दरवाज़ा था ये अंदर से लॉक था। इसका मतलब ये हुआ कि घर में जो 2 लोग जिंदा थे उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ पता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कोई और भी घर के अंदर मौजूद हो, और हो सकता है कि वो डॉक्टर महेश और डॉक्टर विनीता के सो जाने के बाद घर के अंदर आया हो। बीच वाले इस डोर पे बाहर से कुंडी लगी हुई थी, है ना? तो हो सकता है कि कोई बाहर से घर के अंदर दाखिल हुआ और प्रेमराज और आकृति को मारने के बाद भागते वक्त इसकी कुंडी लगा दी ताकि कोई अंदर से बाहर उसे पकड़ने के लिए ना भाग सके। हो सकता है सर। विनीता जी, आप श्योर हैं कि ये प्रेमराज बिल्कुल ड्रिंक नहीं करता था? नहीं मतलब हमें जो फोटोग्राफ्स मिले हैं उसमें तो बियर की खाली बॉटल साफ दिखाई दे रही है। प्रेमराज ने कभी भी ऐसा कोई इम्प्रेशन नहीं दिया कि वो ड्रिंक करता है। उसने कभी हमें कोई शिकायत का मौका ही नहीं दिया। उस दिन जब वो घर पर सुबह नहीं था तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने उसे फ़ोन किया, 1-2 बार रिंग गई, उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। लेकिन प्रेमराज की बॉडी के पास तो हमें कोई फ़ोन बरामद नहीं हुआ। उसके फ़ोन के सीडीआर रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं? यस सर। प्रेमराज के फ़ोन पर उस समय इन्होंने फ़ोन किया था। उसकी फ़ोन लोकेशन जलवायु विहार की थी, सेक्टर 20। जलवायु विहार सेक्टर 20। कोई रहता है वहाँ? प्रेमराज का कोई रिश्तेदार, जान पहचान वाला कोई भी? गोपाल? नहीं सर, मैंने प्रेमराज का फ़ोन नहीं देखा। उसके पास होगा मुझे नहीं पता। अच्छा गोपाल, एक बात बता, ये प्रेमराज का किसी से कोई झगड़ा वगड़ा था क्या? किसी तरह की कोई दुश्मनी किसी से? नहीं सर, कोई दुश्मनी नहीं थी। अब वो क्या है ना, वो जो डॉक्टर साहब ना उसको बार बार डांटते रहते थे, तो इसीलिए बेचारा परेशान रहता था वो, और तो कोई बात नहीं। सुना मैंने। वो क्या नाम है उसका? बहादुर ना? बहादुर बता रहा था। कहाँ रहता है वो? वीर बहादुर सेक्टर 13 में। नहीं साहब, हम नहीं जानता है। हमने प्रेमराज का मोबाइल कभी नहीं देखा। हाँ, उस दिन हमने फोन करने का कोशिश किया था लेकिन उसका फोन बंद था साहब। अच्छा? हाँ साहब। साहब, वो थापा से पूछ लो ना, वो भी जानता है उसको। थापा? साहब, उस दिन इसने भी फोन ट्राई किया था। जी साहब। पता साहब को? क्या हुआ? तुम्हारा नाम थापा है ना? हाँ साहब। अच्छा थापा, ये प्रेमराज को जानते हो? हाँ साहब, बहुत अच्छा आदमी था। अच्छा थापा, तुम्हें क्या लगता है ये डॉक्टर महेश ने मारा होगा? नहीं साहब, डॉक्टर साहब बहुत गुस्से वाला आदमी था। वो हमेशा प्रेमराज को डांटता रहता था, पर साहब वो गोपाल को ज्यादा डांटता था। गोपाल? जी साहब। वही ना, वो जो क्लिनिक में काम करता है? हाँ साहब। और जिस दिन आकृति और प्रेमराज का मर्डर हुआ था ना साहब, उस दिन भी डॉक्टर साहब ने गोपाल को बहुत डांटा था, और सभी पेशेंट के सामने साहब। क्या है ये? ऐसे बनाते हैं कास्ट? साला गधा, एक काम ठीक से नहीं कर सकता है। दुकान में ईयरफोन लगाए मस्त गाने सुनता रहता है। अय्याशी की तनख्वाह देता हूं क्या? गधा। गोपाल बहुत गुस्से में था साहब, वैसे कभी वो गुस्सा नहीं करता। थापा के बयान के बाद सीबीआई की शक की सुई गोपाल की तरफ घूम गई। वो क्या है कि आलोक सर तेरे से बहुत खुश है। उन्होंने थापा के कमरे की तलाशी ली जहां से उन्हें एक खुकरी बरामद हुई।
सर प्लीज सर मैं निर्दोष हूँ सर प्लीज सर मुझे जाने दीजिए सर मैंने कुछ नहीं किया सर कसम से। तूने जो किया है तो मैं तुझे याद दिलाऊंगा। हमारी इन्वेस्टिगेशंस और मौजूदा सबूतों के बिना पर हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सुबह जब डॉक्टर महेश सनवार ने गोपाल को उसके काम में लापरवाही बरतने के लिए डांटा तो गोपाल बहुत गुस्सा हो गया। उसने डॉक्टर महेश से बदला लेने की ठान ली। क्योंकि वो प्रेमराज का दोस्त था, इसलिए उस रात जब डॉक्टर महेश सनवार और उनकी पत्नी डॉक्टर विनीता सनवार सो गए तो गोपाल अपने दो दोस्त थापा और वीर बहादुर के साथ बियर लेकर प्रेमराज से मिलने के लिए डॉक्टर सनवार के घर गया। पीने के बाद गोपाल ने आकृति को मोलेस्ट करने की कोशिश की। प्रेमराज ने उसका विरोध किया। सीबीआई को गोपाल के कमरे से एक पिलो कवर, एक खुकरी जिसके ऊपर खून लगा था और एक ट्राउजर्स मिले हैं और यही कारण है कि हमने गोपाल को अपनी हिरासत में लिया है आगे की पूछताछ के लिए। और हमें पूरा यकीन है कि गोपाल जल्द से जल्द अपने गुनाहों को कबूल कर लेगा। उसके दोनों साथी थापा और वीर बहादुर भी सीबीआई की हिरासत में हैं। वेरी सून वील क्रैक दिस केस। थैंक यू। ये केस शुरू से ही उलझा हुआ था, फिर सीबीआई आई और वो इस केस को एक अलग ही दिशा में ले गई। कल तक कुछ लोग जो डॉक्टर महेश सनवार पर लगे आरोपों को सही मान रहे थे, उनके सामने अब कुछ नए नाम आ गए थे। गोपाल, वीर बहादुर और थापा। क्या सच में गोपाल ही असली गुनहगार था? क्या वाकई में उसने अपने दोस्त वीर बहादुर और थापा की मदद से आकृति और प्रेमराज की जान ली थी? हम सब अपने परिजनों के देहांत के बाद अपने अपने धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करते हैं। कहीं मृत शरीर को मुखाग्नि दी जाती है तो कहीं दफनाया जाता है और कहीं किसी और तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए RIP रेस्ट इन पीस मैसेजेस भेजते हैं। आकृति और प्रेमराज के पार्थिव शरीर का भी इन्हीं रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई, लेकिन क्या उनकी आत्मा को शांति मिल पाएगी? नहीं, उनकी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब उन्हें न्याय मिल जाएगा। कल रात इस कहानी के दूसरे और आखिरी भाग में हम देखेंगे क्या सीबीआई इस केस में किसी पुख्ता नतीजे पर पहुंच पाएगी या फिर यह कहानी कोई और ही रुख लेने वाली थी। और सिर्फ सीबीआई, मीडिया और पुलिस ही नहीं, बल्कि पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा था। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।